बनेंगे। मंजली दीदी, ये पैसे भले ही कम हो पर आपको रखने ही पड़ेंगे। अपने ही सगे भाई पर मुसीबत आई है, घर से जितना भी बन पड़ेगा हम इकट्ठा करेंगे। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अब तुम्हारा भी एक अपना भरा पूरा परिवार है जिसे तुम्हें चलाना है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बड़े भैया की वजह से तुम्हें अपने ससुराल में परेशानी उठानी पड़े। तुम बेकार में इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? शियाओ परिवार मेरा अपना घर है, आहे, और मेरी सोच बिल्कुल एक जैसी है। तुम्हें यहाँ इस तरह से फालतू में सोचने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास पैसे हैं तो हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं, तब आराम से लौटा देना। मंजली दीदी, आपका ये एहसान हमारा वांग परिवार हमेशा याद रखेगा। मैंने सब कुछ अच्छे से तय कर दिया है। अब से चाचा और भतीजा दोनों बारी बारी से देखभाल करेंगे। एक जन अस्पताल में तुम्हारे बड़े मामा का ध्यान रखेगा और दूसरा गांव जाकर खेती बाड़ी का काम संभालेगा और घर के बुजुर्गों की देखभाल करेगा। दोनों हट्टे कट्टे आदमियों का पूरा समय अस्पताल में बर्बाद नहीं कर सकते। इससे तो हमारी रोजी रोटी का नुकसान होगा। चलो अब हमें भी वापस घर चलना चाहिए। रास्ते में चलते चलते बाजार की तरफ से थोड़ा घूम कर चलते हैं। मैं किराने की दुकान से थोड़ा बहुत सामान ले लूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी घर का रोजमर्रा का सामान अब खत्म होने ही वाला है। भाभी, घाव की दवा, सूती कपड़ा और साथ में रीठा और धागे का गोला सब ले लिया है। सब अच्छे से बांध लिया है। घर में जो घाव की दवा रखी है वो बस खत्म ही होने वाली है। थोड़ा ज्यादा ले लेना ही हमेशा सही रहता है। आगे जब पहाड़ों में काम करने जाएंगे तो ये सब काम आएगा। भैया, तख्ते पर रखी ये नल्ली वाली बड़ी हड्डियाँ और बगल में रखा ये बचा खुचा गोश्त, ये सब मुझे तौल कर दे दो। जी बिल्कुल, मैं अभी इसे अच्छे से काट देता हूँ और थैली में डाल देता हूँ। लीजिए, सब हो गया। कुल मिलाकर 20 सिक्के हुए। भाभी लाओ, मैं उठा लेती हूँ। एक बड़ा बर्तन भरकर नल्ली का सूप बनाएंगे। हम सब घर वाले इसे पीकर अपनी सेहत बनाएंगे। अगली बार जब बड़े मामा जी से मिलने जाएंगे तो उनके लिए भी एक मटका भर कर ले जाएंगे। उनकी चोट ठीक होने के लिए ये सूप एकदम सही रहेगा। तुमने बहुत सही सोचा। नल्ली का सूप सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे उनके शरीर में खून और ताकत भी बढ़ेगी। मैं ये सारा सामान पहले अलमारी में रख देती हूँ। मैं जाकर हड्डियों को पानी में भिगो देती हूँ, फिर बाद में इसका सूप बना लेंगे। होंगे। अरे ये क्या हो गया तुम्हें? इतनी हड़बड़ी क्यों है? मुंह से छोड़ो। पहले तुम मुझे छोड़ो तो सही। हाँ हाँ, मैं समझ गई। मैं खुद चल सकती हूँ। पता नहीं इसे आखिर क्या हो गया है। अपनी खास शक्ति की मदद से मैं एकदम साफ महसूस कर पा रही थी कि वो अंदर से कितना ज्यादा घबराया हुआ है। और चिंता, ये चाहता है कि मैं पहाड़ के अंदर जाऊं। अगर आमतौर पर इसे कुछ अच्छा मिलता तो ये बिल्कुल भी ऐसा बर्ताव नहीं करता। लगता है कुछ बहुत जरूरी बात है। मैं होंगिंग के पीछे पीछे एक बार पहाड़ पर जा रही हूँ। नुआन, तुम पहाड़ पर जा रही हो? ये भी कोई समय है जाने का। अंधेरा होने से पहले लौट आओगी ना? अरे क्या हो गया? इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ा धीरे चलो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पा रही। यहाँ पर तो एक गुफा है, कितनी अच्छी तरह छुपी हुई है। कोई और होता जो ऐसी गहरी और अनजान गुफा को देखता तो पक्का डर से कांप जाता और अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। पर मुझे यकीन है कि होंगेंग मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज जिस तरह से ये जल्दबाजी कर रहा है, पक्का गुफा के अंदर कुछ बहुत गंभीर बात है। कुछ तो गड़बड़ है। खून की महक आ रही है। ये तो एक बड़ा काला भालू है। ये काला भालू, इसमें अब कुछ भी खूंखार और फुर्तीला एहसास नहीं बचा है। शुक्र है ये बेहोश हो गया है। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे बचाऊं? घबराओ मत। पहले मुझे देखने दो कि क्या हुआ है। ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरे जानवर ने इस पर हमला करके इसे घायल किया है। चोट बहुत गहरी है। अगर और देर हुई तो घाव पक जाएगा। मुझे डर है कि ये आज की रात भी नहीं निकाल पाएगा। मैं तो लगभग भूल ही गई थी
मेरे पास वुड एलिमेंट की पावर भी तो है। पहले मुझे सिर्फ यही पता था। शक्तियों से उगाई गई ये जड़ी बूटियाँ इंसानों के शरीर को तो ठीक कर सकती हैं, लेकिन जानवरों पर इसका कोई असर होगा या नहीं, ये मैंने पहले कभी नहीं आजमाया। अभी हालत बहुत गंभीर है, इसलिए बस ये खतरा उठाना ही पड़ेगा। शुक्र है चोट अब काबू में है। अच्छा हुआ मैं घर से निकलते वक्त सारा सामान साथ लाया था। पानी की थैली, घाव पर लगाने वाली दवा, साफ रुमाल और ये सूती कपड़ा। थोड़ा सा दर्द सह लेना, मैं इसे धीरे से साफ करूंगा। अगर ये गंदगी साफ नहीं की तो घाव में इन्फेक्शन हो जाएगा। ये तो बहुत ही शांत है। लगता है तुम्हारे पास खड़े रहने की वजह से ये इतना आराम से लेटा है, बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा। पहाड़ों पर ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता, ना ही कोई साफ पट्टी है। अभी के लिए इसी से काम चलाना पड़ेगा। ये कपड़ा मुलायम है, इसलिए ज्यादा दर्द नहीं करेगा और रुमाल को भी अपनी जगह पर रखेगा, खिसकने नहीं देगा। चलो पट्टी तो बंध गई, खून भी बहना बंद हो गया है और अब इसकी हालत भी ठीक है। फिलहाल इसकी जान को कोई खतरा नहीं है। ये तुम्हारा छोटा दोस्त है ना, फिक्र मत करो, ये अब खतरे से बाहर है। बस आगे चलकर इसका ध्यान रखना होगा और पट्टी बदलनी पड़ेगी। तो बात ये है, कल रात जो तुम वापस लाए थे वो 100 साल पुराना जिनसेंग, वो तुमने इसी से जीता था, है ना? इन घने जंगलों की जिंदगी बहुत अकेली होती है। ये तुम्हारे उन गिने चुने दोस्तों में से एक है। भले ही तुम हमेशा इसे बुद्धू कहते हो, फिर भी ये तुम्हारी हर बात खुशी खुशी मानता है। एक तरह से ये तुम्हारा चेला या छोटा भाई ही है। तो क्या तुम्हें पता है कि इसे इतनी बुरी तरह किसने घायल किया? अच्छा तो ये बात है, ठीक दोपहर के वक्त इस बड़े काले भालू का सामना शिकार छीनने वाले एक खूंखार बाघ से हो गया और ये पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं था। इसलिए दोनों में लड़ाई हो गई। बाघ ने छुपकर वार किया और इसे नोच डाला। ये किसी तरह बुरी तरह घायल हालत में वहाँ से जान बचाकर भागा। शुक्र है कि होंगिंग इतनी समझदार है। इसकी हालत इतनी खराब देखकर वो तुरंत पहाड़ से नीचे मुझे बुलाने आ गई। इन घने जंगलों के बीचों बीच सच में न जाने कितने खतरे और राज छुपे हैं। कहीं खूंखार जानवरों की लड़ाई तो कहीं जादुई जीवों का साथ। यहाँ हर कदम पर खतरे भी हैं और करिश्मे भी। तुम यहीं रुको और अपने इस छोटे भाई का ध्यान रखो। मैं गुफा के बाहर थोड़ा चक्कर लगा कर आता हूँ और कुछ जड़ी बूटियाँ ले आता हूँ। मैं आसपास ही रहूंगा, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हारे छोटे भाई को कोई भी दिक्कत हो या वो अजीब बर्ताव करे तो तुम तुरंत बाहर आकर मुझे बुला लेना। यहाँ के पेड़ पौधों की महक पहाड़ के नीचे के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेज है। अगर आने वाले वक्त में सूखा सच में फैल गया और सरहदों तक इसका असर हुआ तो ये बड़ा पहाड़ सरहद के लोगों के लिए बचने का आखिरी सहारा बन सकता है। इस पहाड़ में छुपी हुई कीमती चीजें सच में बहुत सारी हैं। अरे ये तो डियान चोंगलो जड़ी बूटी है। इसे आमतौर पर 7 पत्तों वाला फूल कहते हैं। ये शरीर की गर्मी दूर करने, जहर निकालने, सूजन कम करने और घबराहट मिटाने में सबसे ज्यादा असरदार होता है। इतना बड़ा होने में कई दशक लग जाते हैं। ये तो दवाखानों की बहुत ही कीमती जड़ी बूटी है। बांस, इसकी जड़ें कितनी मोटी और औषधीय गुणों से भरपूर हैं। शरीर की खुश्की दूर करने और कमजोरी मिटाने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। चट्टान की दीवार पर, अरे यहाँ तो टीएपी शिहू जड़ी बूटी भी है। ये अंदरूनी चोटों को ठीक करने और शरीर को अंदर से मजबूत बनाने वाली बहुत ही दुर्लभ और ताकत देने वाली जड़ी बूटी है। पहाड़ी नदी के पत्थरों के बीच हुएंगलियन जड़ी बूटी के कुछ पौधे भी हैं। यह गर्मी निकालने, जलन कम करने और जहर मारने में काम आती है। ये काले भालू की दवा बनाने के लिए एकदम सही रहेगी और थोड़ी घर पर भी बचा कर रख लूंगा। काली तियानमा, वो भी पूरी 3। इतनी बेहतरीन और आला दर्जे की जड़ी बूटी, पूरी तरह से काली और एकदम ठोस। दवाखानों में भी ये मुंह मांगे दाम पर नहीं मिलती। ये कमजोरी और अंदरूनी चोटों को, ऐंठन और पुरानी चोटों को ठीक करने में सबसे अच्छी है। अब तो मेरी सच में चांदी हो गई। यहाँ आना पूरी तरह से सफल रहा। घबराओ मत, क्या बड़ा काला भालू जाग गया है ना? हम अभी वापस चलते हैं।
चलो अच्छा है वो जाग गया। लाओ मैं तुम्हारे घाव को एक बार और देख लूं। अब खतरे की कोई बात नहीं है, बस आगे 2-3 बार और दवा बदलनी पड़ेगी। कुछ दिन आराम करने से सब ठीक हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि इन कुछ दिनों तक तुम ज्यादा लड़ाई झगड़ा या भाग दौड़ मत करना, तो घाव धीरे धीरे अपने आप भर जाएगा। अरे वाह मेरे दोस्त, जरा अपनी शक्ल तो देखो, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ अर्जुन को डांटती है, एकदम हूबहू। ध्यान से, इस काले भालू का सिर मेरी पूरी कमर से भी ज्यादा चौड़ा है। अगर ये पूरी ताकत से मुझसे टकरा गया तो मुझे डर है कि आज मेरी लाश ही इस गुफा से बाहर जाएगी। मैं ठीक हूँ, तुम बस ज्यादा हिलना डुलना मत। मेरा नाम सुहे है। ये तो काफी समझदार है। होंगिंग, ये क्या कहना चाहता है? गुफा के अंदर से एक और रास्ता जुड़ा है जो दूसरी गुफा तक जाता है। पहले उस काले भालू ने आगे का काफी रास्ता रोक रखा था और ऊपर से रोशनी भी बहुत कम थी, इसलिए मैंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ एक गर्म पानी का कुंड भी है। जेट के कच्चे पत्थर, और यहाँ कितनी सारी जड़ी बूटियां भी हैं। ही शोवू जड़ी बूटी के 2 पौधे, जिनकी जड़ें और तने काफी मोटे हैं और रेशे भी घने हैं। देखकर लगता है कि कम से कम ये 40-50 साल पुराने तो होंगे ही। और ये बैंगनी रंग की लिंची मशरूम, इसका ऊपरी हिस्सा किसी बड़े इंसान की हथेली से भी बड़ा है। इसकी सतह किसी पेंट की तरह चमकदार और चिकनी है। इसका लाल रंग जो लगभग बैंगनी लग रहा है और किनारों पर सुनहरी धारियां हैं। ये भी बहुत ही दुर्लभ और पुरानी जड़ी बूटी है, एकदम ताजी और सुंदर, एकदम रस से भरपूर। इसके रुएं बहुत बारीक हैं और रंग एकदम चमकदार है। देखने से ही ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी का लग रहा है। कुदरती तौर पर झड़ा हुआ एकदम बढ़िया क्वालिटी का सींग। इसके बगल में रखा ये टुकड़ा बाघ की हड्डी का है, जो बहुत ही ज्यादा सख्त और मजबूत है, जो दर्द को दूर करने और हड्डियों को मजबूत बनाने के काम आता है। ये सारी चीजें तो दवा की दुकानों पर भी पैसे देकर भी नहीं मिलती। और हिरन और बाघ की खालें भी, बाल एकदम चमकदार और चिकने, इतना बड़ा छत्ते वाला शहद जिसमें से सुनहरा रस टपक रहा है। इसकी मीठी खुशबू से पूरी गुफा महक रही है और किनारे पर तो इतने सारे ताजे और रसीले जंगली फल रखे हैं। बाप रे, ये कोई गुफा थोड़ी है, ये तो साफ साफ इस बड़े काले भालू का अपना खजाना है। सच में, मैं इनमें से कुछ भी चुन सकता हूँ। चलो हर चीज में से 2-2 ले लेता हूँ। जड़ी बूटियों में से एक ही शोवू ले लेता हूँ और साथ में ये बैंगनी लिंजी मशरूम भी। 2 सबसे बेहतरीन जड़ें चुन लेता हूँ। बाघ की हड्डी के 2 टुकड़े रख लेता हूँ, काम आएंगे। खालों में से बस ये हिरन की खाल चाहिए और एक बड़ा सा छत्ते वाला शहद ले लेता हूँ। और अगर कीमती पत्थरों की बात करूँ तो ये हल्की पीली चमक वाला बड़ा टुकड़ा ले लेता हूँ और इसके साथ ये हल्की नीली हरी चमक वाला छोटा टुकड़ा भी रख लेता हूँ। ठीक है, इतना काफी है। मैंने पहले ही बहुत कुछ ले लिया है। अरे ओ पगले, अगर तू अब नहीं रुका तो मुझे लगता है तू अपना सारा खजाना मुझे ही दे देगा। आज जो कुछ भी मिला है वो पहाड़ पर मेरे पिछले सारे चक्करों को मिलाकर भी कई गुना ज्यादा है। भालू के राजा की जान बचाकर मुझे इतनी सारी कीमती जड़ी बूटियां और खजाने मिल गए। सच कहूँ तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा और प्यारा सरप्राइज है। वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? देखते ही देखते अब पूरी तरह से अंधेरा होने वाला है। पहाड़ों पर जंगल बहुत घने हैं। अगर एक बार रात हो गई, अंधेरा छाने लगा है और रास्ता ठीक से दिख नहीं रहा। पहाड़ों में तो और भी ज्यादा खतरा होता है। ये मैं क्या अनाप शनाप सोच रही हूँ। मेरी आहे बहुत ही अच्छे नसीब वाली है और बहुत ही भाग्यशाली बच्ची है। वो तो हमेशा हर मुश्किल से बच निकलती है, हर मुसीबत को मात दे देती है। पक्का उसे कुछ नहीं हुआ होगा। माँ,
आप दरवाजे पर क्या कर रही हैं? ठंडी हवा लग जाएगी और आप बीमार पड़ जाएंगी। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ खाली बैठी हूँ और मुझे यहाँ ठंडी हवा खाने में मजा आ रहा है? क्या आज जुन ने आपको परेशान किया है? अरे ओ बेवकूफ, तुझे अभी भी मेरे साथ बकवास करने की सूझ रही है। तेरी बीवी दोपहर से पहाड़ों में गई है और अब तक लौटकर नहीं आई। देख रात होने वाली है, जल्दी जा और उसे पहाड़ों में जाकर ढूंढ। शुक्र है तू तेज दौड़ता है, तेरी ये लंबी टांगे किसी तो काम आई। ऐसे मुश्किल वक्त में कम से कम इनका कुछ तो फायदा हुआ। माँ भी ना हमेशा घुमा फिराकर बात करती हैं, कभी सीधे काम की बात नहीं बताती। फालतू में उसे ढूंढने का इतना समय बर्बाद कर दिया। अगर मुझे पहले पता होता कि अभी तक पहाड़ों से वापस नहीं आई है, तो मेरे पास कहाँ इतना फालतू समय था कि वहाँ खड़े होकर उनकी डांट सुनता। रात के वक्त पहाड़ों में न जाने कितने खतरे होते हैं। वो वहाँ बाहर बिल्कुल अकेली है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। झेंगे, मेरी आहे, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने में थोड़ी देर हो गई और इतना सारा सामान उठाकर नीचे आने में मेरी तो पूरी तरह से जान ही निकल गई। तुम फिर से घने पहाड़ों में चली गई थी। इतनी देर कैसे हो गई? घर चलकर बात करते हैं। तुम्हारे हाथों की तो सारी ताकत ही खत्म हो गई होगी। क्या आप चल पाओगी? मैं तुम्हें पीठ पर उठा लेता हूँ। तो फिर तुम्हें ही मुझे पीठ पर उठाने की तकलीफ उठानी पड़ेगी। आ गए तुम लोग। माँ, भैया और भाभी वापस आ गए। ये क्या हुआ? चोट लग गई क्या? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चिंता मत कीजिए। मैं बस चलते चलते थक गई थी। झेंग ने देखा कि मुझसे सामान नहीं उठाया जा रहा, तो वो मुझे अपनी पीठ पर उठाकर ले आए। फिर तो ठीक है। इस बुद्धू को आखिरकार अक्ल आ ही गई। अब इसे अपनी बीवी की फिक्र करना भी आ गया है और उसे खुश रखना भी। बहुत बढ़िया, इसमें सुधार हो रहा है। चलो ठीक है, जल्दी से हाथ धो लो और खाना खा लो। खाना परोस दिया गया है, बस तुम दोनों का ही इंतजार था। भाभी, होंगिंग कहाँ है? होंगिंग तो तुम्हारे साथ ही पहाड़ पर गया था ना? वो वापस आता हुआ क्यों नहीं दिखा? हाँ, सच में मैं भी सोच रही थी कि ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे कुछ कमी सी है। बस तुम्हारी चिंता में ही लगी रही तो इस बात का ध्यान ही नहीं आया। बात ऐसी है, दोपहर के बाद होंगी। मुझे खींचकर पहाड़ पर ले जाने की जिद कर रहा था, क्योंकि पहाड़ पर उसे कोई, मेरा एक बहुत अच्छा साथी, बुरी तरह घायल हो गया था। वो खुद से कुछ नहीं कर पा रहा था, इसलिए मदद मांगने मेरे पास दौड़ कर आ गया। वो साथी और कोई नहीं बल्कि जंगल का एक बहुत ही सीधे स्वभाव वाला जानवर है, जो होंगिंग के साथ बहुत अच्छे से खेलता है। मेरे वहाँ जाने के बाद मैंने उसके घाव साफ किए, उस पर दवा लगाई और अच्छे से पट्टी बांध दी। फिलहाल तो खतरे की कोई बात नहीं है, बस 2 दिन और उस पर नजर रखनी होगी। उस जानवर ने जान बचाने का एहसान माना और जो कुछ भी उसने अपनी कीमती चीजें जमा कर रखी थी, उनमें से कुछ मुझे तोहफे में दे दी। एक जंगली जानवर के पास क्या खजाना हो सकता है? बैंगनी लिंगजी, ही शोहू जड़ी बूटी, हिरण के सींग, बाघ की हड्डी, कच्चे जट पत्थर और छत्ते वाला शहद। बैंगनी लिंगजी, हिरण के सींग, बाघ की हड्डी और जेड पत्थर। भाभी, आप एक बार फिर से बोलना, मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना? ये सच है, सारा सामान वहीं टोकरी में रखा है, तुम लोग खुद ही देख लो। इंसान की जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? मैं तो सच में जंगल के एक जानवर जितना भी अमीर नहीं हूँ। वो तो बस ऐसे ही अपनी गुफा में थोड़ा हाथ मारता है और बैंगनी लिंगजी, हिरण के सींग, जेड पत्थर निकाल लेता है। क्यों, कैसा लगा? मत पूछो, बस यही समझ लो कि मेरी कोई औकात नहीं। एक जंगली जानवर भी मुझसे ज्यादा अमीर है, फिर मेरे जीने का क्या ही फायदा? अपनी भाभी के सामान के साथ ऐसे छेड़छाड़ मत करो। कितने हड़बड़िए हो, कहीं कुछ टूट न जाए। जल्दी से खाना खा लो। थोड़ा और खाओ, चाहे कितना भी सोना चांदी क्यों ना हो, वो तुम्हारे पेट भर खाने से बढ़कर नहीं है। टोकरी में रखा सामान आज नहीं समेटूंगा, बहुत थक गया हूँ। कल जब वक्त मिलेगा तब आराम से इसे अलग अलग छांट कर रख दूंगा। होंगिंग आज रात पहाड़ों में ही रुकेगी अपने छोटे दोस्त के साथ और वापस नहीं आएगी। 2 दिन बाद मैं फिर से पहाड़ों में जाऊंगा।
उस जंगली जानवर की पट्टी बदलने और उसकी जांच करने के लिए। आज मैंने अपने अफसर से छुट्टी ले ली है। कल शहर के जियान तांग जाऊंगा बड़े मामा से मिलने। इस बार वे बहुत बुरी तरह घायल हुए हैं। देखा जाए तो हर लिहाज से एक भांजे के नाते मुझे खुद जाकर उनका हालचाल लेना चाहिए ताकि उन्हें अच्छा लगे। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए। तुम जाओ। इस बार वांग परिवार को बिना बात के जो परेशान किया गया और बड़े मामा पर जो ये जानलेवा हमला हुआ, इन सब की असली वजह वो जमींदार झांग ही है। वो अपने पैसे और रुतबे के घमंड में वहाँ के गुंडों के साथ मिलकर सीधे सादे गांव वालों पर जुल्म करता है। जिस चालाकी से उसने ये सब किया है, पक्का ये उसका पहला अपराध नहीं है। इस मामले को ऐसे ही रफा दफा नहीं किया जा सकता। मुझे छुपकर पता लगाना होगा कि जमींदार झांग की असली चाल क्या है। दुश्मन की पूरी जानकारी होना जरूरी है, तभी आगे की मुसीबतों को रोका जा सकेगा। लेकिन इन खतरनाक साजिशों के बारे में बेहतर होगा कि मैं घर वालों को नहीं बताऊं ताकि वे परेशान न हों। मैं खुद ही चुपचाप पता लगा लूंगी और कोई न कोई हल निकाल लूंगी। कल मैं एक और बर्तन जिनसेंग का सूप बनाऊंगी। तुम जाते वक्त इसे साथ ले जाना। वैद्य जी ने कहा है कि थोड़ी मात्रा में ताकत की दवा दी जा सकती है और घर पर पहले से ही ताकत देने वाली जड़ी बूटियां रखी हैं। तुम वो तो